हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वाले वीडियो में हमने फोर्स, मोमेंटम और इम्पल्स के बारे में स्टडी करी थी। आज हम अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का जो यूनिट नंबर सेकंड है उसका जो लास्ट वाला पोर्शन है उसको ख़त्म करेंगे। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है मोशन। मोशन क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है कि जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस होता है तो ये डिस्प्लेसमेंट जो एक जगह से दूसरी जगह पे होना क्या कहलाता है? उसमें मोशन या गति कहलाता है। जैसे यदि हम यहाँ पे कहीं पे खड़े हुए हैं और वहाँ से हम आगे की तरफ शिफ्ट होकर वहाँ चले जाएं, मतलब हमने क्या किया है, इतना मोशन यहाँ से यहाँ तक कर लिया है। ये हमारा क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। when when one object is displaced from one place to another place, this is known as motion। इसको हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। देखिए, इसके बाद सेकंड है हमारा कि सर्कुलर मोशन क्या कहलाता है। सर्कुलर मोशन वह गति है जिसमें कोई वस्तु एक वृत्त या आर्क में घूमती है। जैसे कोई वस्तु कैसे घूमेगी, ऐसे एक आर्क में घूम रही है या गोल चक्कर कोई लगा रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। when one object is moving in a circular direction, then it is known as in a circular direction and in a circular path, then it is known as circular motion। for example, जब पृथ्वी सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है उसको कैसी उसकी गति होती है? उसको हम कहेंगे रोटेशन। वैसे तो एलिप्टिकल गति लगाती है, लेकिन इसको पाथ है कैसा? एलिप्टिकल मतलब आर्क वाला पाथ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। इट इज नोन एज अ सर्कुलर मोशन। व्हेन अर्थ रोटेट अबाउट द सन इन अ रोटेशनल मैनर, देन इट इज नोन एज अ सर्कुलर मोशन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सर्कुलर मोशन। यह क्या है? सर्कुलर मोशन का एक क्या है? उदाहरण है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है हमारा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल ट्रेस बाय अ बॉडी इन अ रोटेशनल मोशन। जैसे कोई वस्तु हमारी रोटेशन मोशन कर रही है ऐसे इस तरीके से, अगर जब ये क्या है, यदि पहले एक पोजीशन में यहाँ पे है, फिर सर्कुलर रोटेशन करते हुए दूसरे में यहाँ पे आ गई, तो ये जो एंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है दोनों के बीच में थीटा, इसको हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये क्या कहलाता है? यहाँ से यहाँ तक कि थीटा जो एंगल डिस्प्लेस्ड हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फिक्स एक्सिस के अबाउट मतलब सेंटर के अबाउट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द एंगल ट्रेस्ड बाय अ बॉडी in a rotational motion about a fixed axis measure between the initial and final position। ये इसकी कौन सी हो जाएगी? इनिशियल पोजीशन। ये इसकी क्या हो जाएगी? फाइनल पोजीशन। दोनों के बीच में जो एंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यह इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट दैट हाउ एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज़ बीन रोटेटेड। हाउ मच एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड and in which direction it is rotation, in this clockwise direction in this case, and how much it is displaced by an theta angle। it is a vector quantity and it is measured in a radian or degree। it is always measured in radian or in degree। देखिए, कोणीय विस्थापन क्या कहलाता है? कि एक वस्तु के द्वारा घूर्णन गति में उसके प्रारंभिक घूर्णन गति में सर्कुलर मोशन हो रहा है, उसको घूर्णन बोलते हैं। देखिए, एक वस्तु अपनी गुणन गति में अगर इधर से स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ? उसने रोटेशन करना, घूर्णन करना यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया, तो इतने में जितना भी उसने यहाँ से लेके यहाँ तक में जितना एंगल सबटेंड किया है, ये थीटा एंगल, वो हमारा क्या कहलाता है? विस्थापन। एक वस्तु द्वारा गुणन गति में उसके प्रारंभिक है ये और अंतिम है ये, प्रारंभिक से अंतिम से बीच में घूर्णित कोण को, इस कोण को हम क्या कहते हैं? कौन सी वाले कोण को? इस कोण को। ये वाला कोण हमारा क्या कहलाता है? कोणीय विस्थापन कहलाता है। यह दर्शाता है कि कितने कोण चला है और किस डायरेक्शन में चला है। ये क्लॉकवाइज चला है, ठीक है। यह कैसी है? एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें देखो डायरेक्शन है कि क्लॉकवाइज चल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना। घड़ी की सुई की दिशा में चल रहा है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चल रहा है। तो ये कैसी होती है? एक सदिश राशि होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसको किस में नापते हैं? रेडियन और डिग्री में मापा जाता है। ये इसकी ऐसा यूनिट होती है। उसके बाद देखिए,
Next topic is angular velocity. What is angular velocity? Angular velocity is defined as a rate of change of angular displacement with respect to time. Rate of change of angular displacement. Del theta, angular displacement means change in the angle, that is del theta, with respect to time, that is upon del t or simple t, then it is known as angular velocity. Angular velocity is defined as a rate of change of angular displacement, rate of change of angular displacement with respect to time, that is known as angular velocity with respect to time. When rate of change of that is theta angle is calculated with respect to theta, change in theta means first is object here and second one is here, then the difference between the theta and upon time, it is known as an angular velocity. It indicates how quickly an object is rotating and about in which direction. The speed of the or we say that velocity of the object in rotational direction indicate that how quickly it is rotated and in which direction it is rotated. It is a vector quantity and its SI unit is radian per second, and its angle is omega equal to del theta upon t. That's we see previous. So omega equal to del theta upon t. So its unit is radian per second or in degree per second. देखिए कोणीय वेग क्या कहलाता है? एक वस्तु के द्वारा गुणन गति में समय की प्रति इकाई में किए गए कोणीय विस्थापन को, मतलब जो हमारा डेल थीटा निकल रहा है उसको यदि हम समय से भाग दे दें, जो हमारा डेल थीटा है उसको यदि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम के साथ डिवाइड कर दें, उसको हम क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। एक वस्तु द्वारा गुणन की गति में समय के प्रति इकाई में किए गए कोणीय विस्थापन को, कोणीय विस्थापन की दर क्या कहलाती है? हमारी कोणीय वेग कहलाती है। यह दर्शाता है कि वस्तु कितनी तेजी से और किस दिशा में घूम रही है। यह भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि है। वैसे रेडियन पर सेकंड में और या डिग्री प्रति सेकंड में वहाँ पर जाता है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? डेल थीटा अपॉन डेल टी होता है। उसके बाद देखिए व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? एंगुलर एक्सेलरेशन डिफाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। When we calculate the rate of change of angular velocity with respect to time, then it gives the value of the angular acceleration. It is also a vector quantity and its unit is radian per second square. Then angular acceleration unit is radian per second and it is denoted by alpha. It is denoted by alpha. देखिए कोणीय वेग के साथ में के समय के साथ होने वाली परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? हम कोणीय त्वरण कहते हैं। यदि हम कोणीय वेग का समय के साथ परिवर्तन निकालें, मतलब हम क्या करें? कोणीय वेग हमारी क्या होती है? ओमेगा। यदि हम क्या निकालें? डी ओमेगा अपॉन डी टी, इसको हम क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं। ये हमारा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण क्या होता है? कि कोणीय वेग के समय के साथ, कोणीय वेग के समय के साथ होने वाली परिवर्तन की दर जब भी आती है तो टाइम से डिवाइड करना पड़ता है, कि दर को हम क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण कहते हैं। यह भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी इसमें कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। साथ में इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होती है हमारी? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद एक आता है कि हमारा की फ्रिक्वेंसी क्या कहलाती है? तो फ्रिक्वेंसी इज द नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स इन अ गिवन टाइम पीरियड। सपोज टाइम पीरियड इज 1 minute, so in 1 minute how many times an object completes its revolution, then it is known as its frequency. फ्रिक्वेंसी वह संख्या बताती है कि वस्तु एक निश्चित समय में कितनी बार घूर्णन करी है, कितनी बार चक्र को पूरा करी है। जैसे यदि हम एक बार देख ले, यदि हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और 1 मिनट का टाइम लगा दिया इसमें, 1 मिनट में जितनी बार इसमें घूम के वापस आएगी वो उसकी हमारी क्या कहलाती है? फ्रिक्वेंसी कहलाती है। उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? हम फ्रिक्वेंसी को हिंदी में भी क्या कहते हैं? हम बारंबारता बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है हमारी कौन सी? इसकी यूनिट होती है हमारी हर्ट्ज। इसकी यूनिट हमारी क्या होती है? इसकी यूनिट हमारी क्या होती है? हर्ट्ज होती है। इसकी यूनिट हमारी क्या होती है? हर्ट्ज, है ना? इसकी यूनिट हर्ट्ज।
ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे टाइम पीरियड क्या कहलाता है। यदि हम कोई एक वस्तु लें, उसको पूरा करने में कोई ऑब्जेक्ट कितना, यदि एक पाथ है हमारे पास, ठीक है, इस पाथ को पूरा करने में यदि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, सपोज करो एक बार सन स्टार्ट हुआ, तो सन इसको पूरा करने में कितना समय लगाता है, वो उसका टाइम पीरियड हो गया। फिर ऐसे ही चंद्रमा कितनी देर में इस पृथ्वी का चक्कर लगाता है ना, तो ये उसका टाइम पीरियड हो गया। तो यदि कोई यहाँ पे एक हमने कोई एक ऑब्जेक्ट कोई लड़का बिठा लिया, अगर ये लड़का यहाँ पे कितनी बार रोटेशन, एक बार में कितनी देर में रोटेशन कर रहा है, एक बार वापस यहाँ घूम के कितनी देर में आ रहा है, वो उसका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमारा क्या कहलाता है कि यह वह समय है जो एक पूर्ण चक्र को पूरा करने में समय लगा। टाइम कंज्यूम बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट अ वन रिवॉल्यूशन इज नोन एज इट्स टाइम पीरियड। वो उसको हम उसका क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं कि टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी मतलब v और एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या होता है, ओमेगा। तो v और ओमेगा में रिलेशन क्या होता है वो हमें फाइंड आउट करना है। इस केस में देखिए हमने एक पार्टिकल कंसीडर किया जो कि एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है एक सर्कुलर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। कंसीडर ए पार्टिकल मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी along a सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। इसकी रेडियस कितनी है सर्कुलर पाथ की हमारी, इस सर्कुलर पाथ की रेडियस हमारी कितनी है, r है, और एक ऑब्जेक्ट इसमें क्या कर रहा है, हमारा घूम रहा है। ठीक है। उसके बाद सपोज इट्स मूव्स फ्रॉम a टू b। अब हम एक आर्क लेके चलते हैं छोटा सा, हमने इसमें एक आर्क ले लिया, सपोज किया कि ये बॉडी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, a से b तक। बॉडी हमारी कहाँ से कहाँ तक गई है, a से b तक गई है। ठीक है, ए से बी तक बॉडी हमारी कहाँ से कहाँ तक गई है, ए से बी तक गई है। ठीक है, ए से बी तक गई है और इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एस डिस्टेंस, मतलब जो आर्क की लंबाई है वो उसने कितनी ट्रेवल करी, एस। साथ में इसकी रेडियस आर है। एंगल कितना हुआ है इन दोनों के बीच में, एंगल कितना चला, थीटा। मतलब ये क्या हो गया हमारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारा, थीटा चला है। ठीक है। उसके बाद देखो हमने लीनियर वेलोसिटी निकाली, सबसे पहले हमारी क्या निकली इधर से, लीनियर वेलोसिटी v हमने निकाली। तो v बराबर क्या होता है, सिंपल सा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना से ट्रेवल किया, s अपॉन टाइम कितना लगा इसमें, t। v बराबर s/t लिख दिया। अब इसी समय पे इसने एंगल कितना बनाया इधर से जाने में, थीटा एंगल बनाया है। ठीक है। तो हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, जितना एंगल में चेंज हुआ अपॉन टाइम, बराबर हम क्या लिखेंगे, डेल थीटा अपॉन डेल टी। इधर पे अभी टाइम चेंज की तो कोई बात हो नहीं रही है, तो हम डेल थीटा अपॉन सिंपल टी भी लिख सकते हैं। डेल थीटा अपॉन क्या हो गया हमारा, टी। ठीक है। या हम सीधा लिख सकते हैं कि थीटा अपॉन टी, सीधे हम क्या लिख सकते हैं, थीटा अपॉन टी या डेल थीटा अपॉन टी, बात एक ही है। ठीक। उसके बाद अगर हम इस थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितना चला है, एस अपॉन रेडियस इसकी क्या है, आर, तो s/r हो गया यहाँ से। ठीक है। थीटा बराबर क्या हो गया, s/r। अब यदि हम इधर से देखें कि थीटा बराबर हमारा क्या है, थीटा बराबर है हमारा ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, तो थीटा बराबर हमारा क्या आ गया, s/r। तो हम इधर से ओमेगा में जो हमारी है, यहाँ से ओमेगा, इस वाले ओमेगा में, ठीक है, इस वाले ओमेगा में वैल्यू रख देते हैं हम थीटा की, s/r। तो जैसे हमने इसकी वैल्यू रखेंगे तो आएगा s, थीटा की जगह लिखेंगे s अपॉन आर, इंटू हमारा क्या हो जाएगा, t। अब s/t क्या होता है हमारा, v। देखिए s/r अपॉन s/rt। अब हमारा s/t क्या होता है, v। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, s/t बराबर क्या होता है, v। तो v आ जाएगा यहाँ पे, और अपॉन में क्या आ जाएगा, r। ये क्या आ जाएगा हमारा, v अपॉन r, जो यहाँ पे आया है। ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया हमारा, आ गया ओमेगा इक्वल टू v अपॉन r। इधर से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो v बराबर हमारा क्या आ गया, ओमेगा r ओमेगा। v बराबर हमारा क्या आ गया, r ओमेगा आ गया। दैट मीन्स कि लीनियर वेलोसिटी हमारी कितनी बराबर होती है, एंगुलर वेलोसिटी इंटू क्या होती है, r के बराबर होती है।
ठीक है, एक बार और देखो कि हमने माना कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और ए से लेके बी तक चला गया है। इसने जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो इसकी वैल्यू है एस, और जो एंगल चेंज हुआ है उसकी वैल्यू है थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लीनियर वेलोसिटी निकाली v बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो आ गई हमारी एस अपॉन टाइम। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी वेलोसिटी निकाली, किसकी, एंगुलर वेलोसिटी, वो आ गई ओमेगा बराबर क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी आ गई। उसके बाद हमने क्या किया कि ये थीटा, जो हमें थीटा दिया गया है, थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी एस बाई आर, क्योंकि आर का अपॉन रेडियस होता है थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमने रख दी एस अपॉन आर टी, और एस बाई टी बराबर हमारा क्या है वी है, तो इधर से क्या आ जाएगा वी बाई आर, इधर क्या है ओमेगा, यहाँ क्या है हमारा ओमेगा, इधर से होगा तो वी बराबर क्या आ जाएगा हमारा ओमेगा आर, तो वी बराबर हमारा क्या आ गया ओमेगा आर। तो ये क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया। ये एग्जाम में आता है कि रिलेशन बताइए लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में, तो क्या रिलेशन होता है वी बराबर ओमेगा इंटू आर, जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। लीनियर वेलोसिटी बराबर रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है कि रिलेशन बिटवीन द लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हमें ए और अल्फ़ा में रिलेशनशिप बताना है। ए हमारा क्या होता है लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फ़ा हमारा क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इधर देखिए सबसे पहले ए बराबर डी बी अपॉन डी टी, हमें पता है कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द टाइम, तो डी बी अपॉन डी टी। अब बी बराबर आर ओमेगा, अब ये भी हमने निकाला है, तो हम क्या करेंगे ए बराबर डी बाई डी टी इंटू क्या है डी बाई डी टी इंटू वी, वी बराबर आर ओमेगा हमें पता है होता है ना ओमेगा। तो उसके बाद देखो यहाँ से आर यहाँ पे आ जाएगा बाहर, आर इधर आ जाएगा रेडियस, क्योंकि रेडियस तो कांस्टेंट होती है, इधर क्या आ जाएगा डेल ओमेगा अपॉन डेल टी ए बराबर। अब डी ओमेगा अपॉन डी टी बराबर हमारा क्या होता है अल्फ़ा होता है। इसकी जगह देखो, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं अल्फ़ा, और ए है ही हमारा, तो इधर से क्या आ गया ए बराबर आर इंटू अल्फ़ा। ए बराबर हमारा क्या आ गया आर इंटू अल्फ़ा, ए बराबर हमारा क्या आ गया आर इंटू अल्फ़ा। यही होता है रिलेशनशिप। सबसे पहले एक्सेलरेशन को लिखना हमें कि हमारा एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन होता है डी वी अपॉन डी टी, लीनियर एक्सेलरेशन वी बराबर आर ओमेगा हमें पता है, बस इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो आ गया डी अपॉन डी टी इंटू आर ओमेगा। आर को ले, क्योंकि आर रेडियस तो कांस्टेंट है तो आर बाहर आ जाएगा, और डी ओमेगा अपॉन डी टी को हम लिखते हैं अल्फ़ा, तो ए बराबर क्या हो गया आर इंटू अल्फ़ा। मतलब जो हमारा लीनियर एक्सेलरेशन है वो बराबर होता है रेडियस इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ये होता है रिलेशनशिप दोनों। दोनों क्या है हमारी वेक्टर क्वांटिटी हैं, है ना, ए अल्फ़ा दोनों हमारी क्या है वेक्टर क्वांटिटी। तो जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो हमारा क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन भी हमारा होती है वेक्टर क्वांटिटी, लीनियर एक्सेलरेशन भी होता है। तो ए बराबर क्या होता है हमारा आर अल्फ़ा, तो वी बराबर हमारा क्या होता है आर ओमेगा, और ए बराबर हमारा क्या होता है आर इंटू अल्फ़ा। ठीक है, ये दोनों रिलेशनशिप याद रखने हैं, एग्जाम में आते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम क्या कहते हैं केंद्राभिमुख बल कहते हैं, केंद्राभिमुख बल कहते हैं, या अभिकेंद्रीय बल भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एक नाम इसका और भी है, हिंदी में यदि आएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं अभिकेंद्रीय, मतलब केंद्र की ओर लगने वाला बल, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स वह बल होता है जो किसी वस्तु को घूर्णन करते हुए हमेशा घूर्णन पथ के केंद्र की ओर खींचता है। जैसे कोई वस्तु मूव कर रही है इधर पे, यदि बॉडी कहाँ आ रही है नीचे अंदर की तरफ सेंटर की तरफ आ रही है, उसको हम क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जब रोटेशन इस तरीके से हो कि हमारा जो मोशन है जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन कैसी हो अंदर की तरफ हो और वस्तु को अंदर की तरफ खींचे, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उल्टा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है बाहर की तरफ खींचता है, बाहर की तरफ फेंकता सा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, याद रखना है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है यह वह बल होता है जो किसी वस्तु को घूर्णन करते हुए हमेशा घूर्णन पथ के केंद्र की ओर खींचता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ
It is always acts when an object is moving in a circular path. Centrifugal force and centripetal force both are acting when the body is moving in a circular path or it is a rotating type of body, and it is directed toward the center of the circle or a curvature. When body is moving in a circular path, and if the force is pull out the body inside the center, then it is known as centripetal force. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सेंटीपिटल फोर्स कहते हैं. इसकी वैल्यू याद रखनी है. इसकी वैल्यू होती है एफ सी इक्वल टू होती है एम आर ओमेगा स्क्वायर. याद रखना है एफ सी बराबर क्या होती है, एम आर ओमेगा स्क्वायर. इसको याद रखना है, यूनिट वही रहेगी, न्यूटन ही रहेगी. ठीक है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ apparent force that appears to be act on an object moving in a circular path directed away from the center of the circle. Centrifugal force is always acts in the away from the center, away from the circle. Means इसको हम क्या बोलते हैं, अपसारी, away from the center. And centripetal is toward the center, it is away from the center. Centrifugal force एक अपवर्ती बल है जो एक वस्तु पर घूर्णन गति में महसूस होता है और यह बस वस्तु को घूर्णन पथ के केंद्र से बाहर की ओर खींचता हुआ प्रतीत होता है. इसमें कहा जाता है बाहर की ओर खींचता हुआ प्रतीत होता है, किसमें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में. ठीक है. उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है कि बैंकिंग ऑफ द रोड. बैंकिंग ऑफ द रोड के ऊपर आता है लिखने के लिए कि रोड में बैंकिंग क्यों ज़रूरी है और क्या कहलाती है बैंकिंग. तो बैंकिंग ऑफ द रोड रेफर टू द टेक्निक ऑफ रेजिंग द आउटर एजेस of a curved road higher than the inner edges to help the vehicle safely navigate curve without skidding or slipping. The banking of the road is provided for preventing the skidding or slipping of a vehicle when it is rotating or when there is a rotation type of path is there. Means when an object is in a circular path, suppose that it is a road, then when an object is follow this path in circular path, it is always helpful to make this edge is little thicker or upper side and this side is in inner side. When this is a thicker side, the slope is there, thicker to thinner, then the centripetal force is balanced when the vehicle is rotating and it is prevent from the skidding. That's why banking of the roads is very necessary to help the vehicle so they can rotate, they can follow this path without skidding or slipping. Then this inclination of the road is called the banking and it provides the necessary centripetal force for the circular action. Centrifugal force for the circular motion. It is prevent from vehicle from skidding, to reduce the reliance or friction for providing the centripetal force, and to ensure the safety of the vehicle moving in a high speed on curve path. वेरी इंपॉर्टेंट, कर्व पाथ. देखिए बैंकिंग ऑफ द रोड क्या कहलाता है. बैंकिंग ऑफ द रोड क्या कहलाता है कि जब क्या रहती है, हम घुमावदार रास्ता होती है किसी सड़क की जैसे क्या होती है, घुमावदार रास्ता होती है, तो हमेशा यह देखा गया है कि जो आउटर एज होती है उसको थोड़ी ऊंचा मतलब मोटा बनाया जाता है और इस तरफ क्या रहता है, पतला. मतलब एक ढलान सी रहती है इस तरफ हाईवेज पे, जब भी रोटेशन रहता है इधर थोड़ी मोटा बनाता है, यहाँ थोड़ी पतली रोड रहती है, एक स्लोपिंग सी रहती है. वो इसलिए होती है क्योंकि जब रोटेशन करेगा कोई व्हीकल यहाँ से इस कर्व में जैसे घूमेगा, तो उस केस में क्या होना चाहिए कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो बैलेंस कर दे व्हीकल को. यहाँ से जाएंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा. अब यदि इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स यदि इसको कर्व नहीं बनाएंगे तो हमारा व्हीकल है वो स्लिप होके इधर आगे की तरफ जा सकता है. इसलिए इसको स्लोप ही बनाया जाता है. स्लोप मतलब इधर ऊपर थोड़ी ढलान सी रहती है, ताकि जब हमारा व्हीकल इधर से मूव करे तो उसमें जो हमारा केंद्राभिमुख बल है या हम कहें कि सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बैलेंस हो जाए. ठीक है.
तो देखिए क्या लिखा है इसमें कि सड़कों का बैकरिंग का मतलब है कि कर्व सड़कों पर या वक्र सड़कों की बाहरी किनारों को अंदरूनी किनारों से थोड़ी ऊंचा बनाना। यह वाहन को वक्र पर सुरक्षित रूप से मोड़ने में मदद करता है और यह इन्हें फिसलने से बचाता है। सड़क का इस झुकाव को हम क्या कहते हैं? बैकरिंग कहते हैं। वाहनों को ब्रेक पर फिसलने से रोकना आवश्यक जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको प्रोवाइड करना और उच्च ज़्यादा स्पीड पे चलने वाले वाहनों को सुरक्षा प्रदान करना, ये हमारा क्या कहता है? बैंकिंग ऑन द रोड। उसके बाद देखिए इसके बाद हमारा टॉपिक है कि बैंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट। बैंडिंग ऑफ द साइकिलिस्ट क्या रहता है कि जब भी हम कोई भी गाड़ी चलाते हैं, जब हम इधर से मुड़ते हैं तो हम अपने हैंडल को क्या कर लेते हैं? थोड़ी सा सर्कुलर मतलब रोटेशन कर देते हैं, बेंड कर देते हैं, नीचे की तरफ हम उनको क्या कर देते हैं? तो झुका देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट या बेंडिंग ऑफ ए साइकिल। जब मोटरसाइकिल भी चलाते हैं तब क्या करते हैं? जब हम कर्व रोड पे होते हैं तब हमारा जो पहिया रहता है उसको हैंडल को हम थोड़ी झुका लेते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट। ये भी किस लिए होता है? ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए होता है, ताकि जो हमारी स्किडिंग ना हो, टायर फिसले ना और गिर ना जाए। ठीक है। जहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स, जहाँ पे ये बेंडिंग नहीं होती या हम कहें कि बैंकिंग नहीं होती, जैसे पिछली बार टॉप में पढ़ा, तो वहाँ पे क्या रहते हैं? एक्सीडेंट के चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। देखिए बेंडिंग ऑफ ए साइकिल रेफर टू द एक्शन वेयर द साइकिलिस्ट टिल्ट देयर बॉडी इनवर्ड, अंदर की तरफ करता है, वाइल टेकिंग अ टर्न ऑन अ कर्व पाथ। दिस इज एसेंशियल टू काउंटरैक्ट द आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट एक्ट ऑन them and maintain balance, enabling them to navigate the curve without skidding or falling. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है? सड़क को थोड़ी सा हम क्या करते हैं? सड़क पे जब हम चलते हैं रोटेशन वाली में, तो अपनी साइकिल को या बाइक को क्या करते हैं? थोड़ी सा बेंड कर देते हैं। साइकिल चालक का झुकना का मतलब है कि जब साइकिल चालक किसी घुमावदार रास्ते पर मुड़ते समय अंदर की ओर झुकते हैं तो यह झुकाव उनके शरीर पर लगने वाले बाहरी बल को संतुलित करता है और उन्हें गिरने या फिसलने से बचाता है। जब भी हम मोटरसाइकिल या साइकिल चलाती हैं कर्व में, तो हम क्या करते हैं? अपनी बॉडी को थोड़ी सा क्या कर लेते हैं? जब हैंडल झुकेगा तो हमारी बॉडी भी नीचे की तरफ झुकती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है उसको हम क्या कर देते हैं? बैलेंस कर देते हैं, जिसके कारण कि हमारी स्किडिंग ना हो, फिसलने से हम बच जाएं और एक्सीडेंट ना हो। ये हमारी क्या कहलाती है? बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट। तो ये हमारी जो सेकेंड यूनिट है उसके सारे टॉपिक्स ख़त्म हो चुके हैं। इसमें न्यूमेरिकल तो ज़्यादा आते नहीं हैं, जो पिछली 3 क्लास को अच्छे ढंग से देख लेना है। सारे टॉपिक कवर करा दिए गए हैं, इसी में से आएगा पेपर में। तो आगे आने वाली वीडियो में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, कमेंट ज़रूर किया करें। और आपका मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।